सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का मुख्य विषय गजानन माधव मुक्ति बोध का साहित्यिक कर्म या उनकी साहित्यिक मान्यताएं या उनका आलोचना कर्म, उनकी आलोचना पद्धति हम कह सकते हैं। मुक्ति बोध जैसा कि आप जानते हैं 1917 में उनका जन्म हुआ, 1964 में मृत्यु हुई। बहुत ही महत्वपूर्ण लंबी कविता देने वाले, आलोचना की कोई व्यवस्थित पुस्तक उनकी नहीं मिलती है। कामायनी एक पुनर्विचार के अलावा एक उनका आलोचनात्मक निबंध एवं डायरी के रूप में ही प्रस्तुत हमें दिखाई देते हैं। मुक्तिबोध मूलतः एक रचनाकार हैं। उनकी आलोचना एक रचनाकार की अपधर्म की तरह है, यानी उनके अपने विचार की तरह है। छायावादी कवियों ने अपने आलोचनात्मक लेखन के द्वारा अपनी रचना की पृष्ठभूमि समझाई और अपनी रचना के लिए रास्ता बनाया था। यही कार्य मुक्तिबोध भी करते हैं। वे अपनी कविता की फैंटेसी को स्पष्ट करने के लिए कामायनी की फैंटेसी परक व्याख्या करते हैं। कला के 3 क्षणों का विश्लेषण भी उनकी रचना प्रक्रिया में उन्होंने खोलने का प्रयास किया है। प्रथम उनकी रचना है एक साहित्यिक की डायरी, जो 1964 में वह अपने मौलिक विचारों का सूत्रपात करते हैं। मुक्तिबोध के आलोचना क्रम की शुरुआत से पहले मार्क्सवादी आलोचना अपना स्वरूप ग्रहण कर चुकी थी। शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, राघे राघव, रामविलास शर्मा ने लेखन के बरकस आज्ञा जी के नेतृत्व में प्रयोगवादियों की आधुनिकतावादी दृष्टि का संघर्ष था। मुक्तिबोध भी इस संघर्ष का हिस्सा बनते हैं। मुक्तिबोध की आलोचना इन 2 पार्टों में संघर्ष से पैदा होती है, यानी एक तरफ तो मार्क्सवाद का संघर्ष था, दूसरी ओर यानी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद का संघर्ष हम कह सकते हैं। वह प्रगतिवादी आलोचना की कमियों की ओर इशारा करते हुए वस्तुनिष्ठ आलोचना पद्धति के विकास पर जोर देते हैं। यह बात नोट करने योग्य है। उनकी महत्वपूर्ण हमें पद्धति का पता चलता है। वस्तुनिष्ठ आलोचना पद्धति के विकास की ओर वो बल देते नजर आए हैं। आधुनिकतावादी सिद्धांतों पर वो जनतांत्रिक धैर्य के साथ चिंतन करते हुए विचार का केंद्र बनाते हैं, यानी विचार को केंद्र मानते हैं। फिर उनके तर्क की पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और उसके चिंतन की असंगतियों को उजागर करते हैं। मुक्तिबोध जो है वो कविता भाव व्यापार है, लेकिन यह भाव या मन व्यक्तिबद्ध नहीं है। व्यक्ति अकेला नहीं, वह समाज में रहता है। अन्य लोगों से संपर्क के दौरान वह जगत का अभ्यंतीकरण करता है। बार बार पूछा जाता है नेट की परीक्षाओं में, जगत का अभ्यंतीकरण करता है, यह वाक्य किसने कही हैं? तो यह मुक्तिबोध के वाक्य हैं। जगत का यही अभ्यंतीकरण व्यक्ति का भावन बन जाता है। फिर भी अभ्यंतीकरण भाव कृत भाव वह बाह्य रूप देता है। साहित्य भाव इसी बाह्यकरण का एक रूप है। इस जटिल द्वंद्वात्मक प्रक्रिया में बाह्य का अभ्यंतीकरण और समाज और आत्म का बाह्यकरण से हमारा मन बनता है, बिगड़ता है और संवरता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस जगत के प्रति मनुष्य जो प्रतिक्रियाएं करता है वह ज्ञानात्मक भी होती हैं, वे संवेदात्मक भी होती है। मनुष्य को संवेदात्मक प्रतिक्रिया ही साहित्य में व्यक्त होती हैं। हालांकि इसका संबंध ज्ञान से होता है, क्योंकि ज्ञान प्रचार के भीतर ही भाव प्रसार संभव है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। मुक्तिबोध काव्य के 3 क्षणों का वर्णन करते हैं। ये 3 क्षण, पहला क्षण कला का, पहला क्षण जीवन का उत्कंठ तीव्र अनुभव को वो पहला क्षण कहते हैं। यह क्षण जीवन के साधारण अनुभवों से भिन्न होता है। जीवनानुभूति का यह क्षण स्वतः प्राप्त नहीं हो जाता, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। रचनाकार को अपने अनुभव का विस्तार करना चाहिए।
जीवन को भोगना और उसे जानना चाहिए। जीवन तत्व के लिए व्यक्ति जो संघर्ष करता है उसका राजनीतिक, सामाजिक ही नहीं साहित्यिक महत्व भी है। उनके अनुसार यह अनिवार्य नहीं कि काव्य की वास्तविक रचना का क्षण युगपत के रूप में हो, हृदय के द्रवण का, चित्त की रसात्मकता का भी क्षण हो। हृदय से संचित प्रतिक्रियाएं, अनुभव, आवेश में अनुरोध, अतृप्त स्वप्न राशियां जो हृदय में संचित है, उदित है, तरंगित हैं, प्रभावित होकर संवेगात्मक उद्देश्यों की दिशा में जब उमड़ने लगती हैं और साथ ही जीवन दृष्टि से ज्योतित यानी प्रकाशित होकर अंतर्नयनों से सम्मुख दृश्यमान होने लगती हैं, तब वस्तुतः यह एथेंटिक इमोशन प्राप्त होते हैं। काव्य रचना का प्रथम क्षण को संगत रूप से जीने के लिए कवि को विश्व दृष्टि अर्जित करनी पड़ती है। जीवन अनुभव की तरह विश्व दृष्टि भी कवि को अर्जित करनी ही पड़ती है जब तक वह मानवता का भविष्य निर्माण करने के संघर्ष में आस्था न रखे और आध्यात्मिक रूप से उससे संबंध न हो जाए, विश्व दृष्टि प्राप्त नहीं होती। वे कहते हैं, आज ऐसे कवि चरित्र की आवश्यकता है जो मानवीय वास्तविकताओं का बौद्धिक और हार्दिक आकलन करते हुए सामान्य जनों के गुणों और संघर्षों से प्रेरणा और प्रकाश ग्रहण करे, उनके संचित जीवन विवेक को स्वयं ग्रहण करे तथा उसे अधिक निखार कर कलात्मक रूप से उन्हीं की चीज को उन्हें लौटा दे। आइए कला के दूसरे क्षण की बात करते हैं। इस अनुभव का वो अपने कसते दुखते हुए मूलों से पृथक हो जाना और एक ऐसी फैंटेसी के रूप धारण कर लेना मानो वह फैंटेसी अपनी आंखों के सामने ही खड़ी हो। रचना के पहले क्षण को दूसरे क्षण में परिवर्तित होना व्यक्तिक से निर्व्यक्तिक होने की यात्रा है। निज अनुभव का कलात्मक अनुभव में बदल जाना है। कला का तीसरा और अंतिम क्षण फैंटेसी और शब्दबद्ध होने लगती है। वह रचना को परिपूर्णता प्रदान करती है और यह तीसरा क्षण इसी प्रक्रिया में चलता रहता है। इस गतिमान प्रक्रिया में फैंटेसी अपने मूल रूप का परित्याग करके नवीन रूप धारण कर लेती है। शब्दबद्ध होने के बाद तैयार रचना मूल फैंटेसी की पुत्री होती है, प्रतिकृति नहीं यानी कॉपी नहीं होती उसकी। इस प्रक्रिया में बहुत से नए तत्व फैंटेसी में आ जाते हैं। इसके भीतर रहने वाला भावात्मक उद्देश्य उसके विकास की संवेदनात्मक दिशा तय करता है और वह भावात्मक उद्देश्य दूसरे क्षण ही बहुत क्रियाशील होता है। इस समय फैंटेसी का प्रधान पीड़ा अपना समर्थन, संरक्षण और पोषण करने वाले अन्य अनुभवों को अपने भीतर समेट लेती है। मुक्ति बोध मानते हैं कि यह फैंटेसी या रचना भाषा को भी समृद्ध बनाती है और नए नए अर्थ भरती है। इस प्रकार कवि भाषा का निर्माण करता है। नई कविता में संपूर्ण मानव की प्रतिष्ठा पर बल देते हुए वे लिखते हैं कि जब तक संपूर्ण मनुष्य को लेकर हम न चलेंगे तब तक उसमें किसी एक ही अंश को सर्वप्रथम बनाकर हम संपूर्ण को खंडित कर देंगे। जब तक हम आज के युग के पीड़ित मनुष्य की संपूर्ण सत्तात्मक और चित्रण नहीं करेंगे, आत्मसत्तात्मक चित्रण नहीं करते हैं, उसके वास्तविक सुख दुख और संघर्षों आदर्शों का आकलन नहीं करते हैं, इसके अनिवार्य भविष्यत और कर्तव्य के मार्ग को प्रस्तुत नहीं करते, तब तक नई कविता का कार्य अधूरा है। यह काम जड़ीभूत सौंदर्य रुचि अभिरुचि अभिजन कलावादी दृष्टि से नहीं किया जा सकता, न ही इसे अंतर्वस्तु और कला दो अलग खानों में बांटा जा सकता है। जीवन की सापेक्षता के विकास और आलोचनात्मक प्रतिमानों को विकसित करने का यह काम किया जाता है। इससे ज्ञानात्मक संवेदना और
संवेगात्मक ज्ञान का पृथक्करण या अलग करने का जो काम है वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। आइए, आपको पता चल गया होगा उनके आलोचनात्मक कार्य के बारे में। कविता के उन्होंने 3 क्षण महत्वपूर्ण बनाए हैं, जिसमें सबसे पहले भाव या विचार को उन्होंने इंगित किया है, दूसरा उसकी प्रक्रिया को, और तीसरा उसका वास्तविक मूल रूप में कृति का तैयार हो जाना। तीनों क्षणों की आवश्यकता कवि को होती है और इन्हीं तीनों क्षणों को मानवतावादी दृष्टिकोण की उन्होंने बात की है। व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से वो उभरने की बात करते हैं। आत्म पीड़ा यानी अनुभव, जो आत्म ग्लानि, पीड़ा, संघर्ष है, उसको फैंटेसी के माध्यम से बाहर निकालने की बात उन्होंने की है। उम्मीद करती हूँ मुक्तिबोध का आलोचना क्रम आपको समझ आया होगा। 2-3 बार इसको रिपीट कीजिए और मेरे हिसाब से आपको अच्छे से आ जाएगा। धन्यवाद।